नमस्कार दोस्तों, जीएस विद जीडी के आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं संघीय व्यवस्थापिका की। संघीय व्यवस्थापिका जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं। भारत के संविधान में एक केंद्रीय विधानमंडल का गठन किया गया है और इस केंद्रीय विधानमंडल को संसद कहा जाता है और इसके लिए अनुच्छेद 79 में प्रावधान किया गया है। 79 में इसके लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 79 ये कहता है कि संघ की संसद राष्ट्रपति, उच्च सदन यानी कि राज्यसभा और निम्न सदन यानी लोकसभा से मिलकर बनेगी। ब्रिटिश संसद के बारे में ये कहा जाता है, डॉक्टर डीलॉस ने कहा है कि संसद सभी कुछ कर सकती है, केवल एक काम संसद नहीं कर सकती है। वो ब्रिटिश संसद के बारे में कह रहे हैं, केवल एक काम संसद नहीं कर सकती है कि वह बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है। ऐसा उन्होंने ब्रिटिश संसद के बारे में कहा है डॉक्टर डीलॉस ने। हम जो चर्चा करने वाले हैं वह भारतीय संसद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो भारतीय संसद दुनिया के दो देशों में संसदीय कानून का बहुत महत्व है, एक तो ब्रिटेन और दूसरा अमेरिका। ब्रिटिश संसद द्वारा अगर कोई कानून निर्मित कर दिया गया है तो उसे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी कि ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि है और अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, यानी संसद द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोच्च न्यायालय फिर से पुनरावलोकन कर सकता है। इस कारण जो अमेरिकी कांग्रेस ने जिस कानून का निर्माण किया है अभी तक, उसे सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख चुनौती दी जा सकती है, जबकि ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। भारतीय संविधान ने जो व्यवस्था अपनाई है वो ब्रिटेन और अमेरिका के बीच की व्यवस्था अपनाई है, यानी कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, परंतु यह उस स्तर तक नहीं है जिस स्तर तक अमेरिका के संविधान में है। तो भारतीय संसद की प्रभुसत्ता की सीमाएं क्या है कि भारतीय संसद कहां तक संप्रभु है, कहां तक उसकी संप्रभुता है। संसद की प्रभुसत्ता संविधान में निर्मित प्रावधानों में ही दी गई है और उसी में संविधान में निर्मित प्रावधानों में ही इसकी प्रभुसत्ता को सीमित कर दिया गया है। इसकी प्रभुसत्ता को सीमित कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि व्यवस्थापन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार किया जाएगा और इसके लिए अनुच्छेद 245(1) में व्यवस्था की गई है, यानी कि संवैधानिक कानूनों के निर्माण अर्थात संविधान संशोधन के लिए कुछ विहित प्रक्रिया बनाई गई है कि कुछ विहित प्रक्रिया के अनुसार ही संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। और भारत का संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर काम करता है, न कि संसद की सर्वोच्चता के आधार पर काम करता है, यानी कि भारत में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है। और इसका उदाहरण आपने 1973 में देखा होगा, जब केशवानंद भारती केस में और 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में संविधान ने मूल ढांचे की अवधारणा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि जो भी संशोधन किए जाएंगे वह मूल ढांचे का, जो संविधान का मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करेंगे। तो इसका यह तात्पर्य हुआ कि जो संसद है वह मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है, उसे परिवर्तित कर सकती है, उसे सीमित कर सकती है, लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह इस संविधान की मूल भावना जो है, मूल स्थिति है, उसमें कोई संशोधन कर दे। अब संविधान का मूल क्या है, यह संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना और संविधान की विशेषताएं का वीडियो आप हमारा पहला वीडियो देखिएगा, उसमें बताया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो बातें दी गई हैं उससे संशोधन किसी भी दशा में संसद द्वारा नहीं किया जा सकता, मतलब जो मूल ढांचा है संविधान का उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब भारत में चूंकि संघात्मक शासन व्यवस्था लागू है, इस कारण जो राज्य सूची में वर्णित विषय हैं, यानी कि 3 तरह के जो विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो संघ सूची के विषय पर नियम बनाने का अधिकार संघ के पास, राज्य सूची में वर्णित विषयों पर नियम बनाने का अधिकार राज्यों के पास और समवर्ती सूची में नियम बनाने का अधिकार
संसद और विधानमंडल दोनों को दिया गया है। तो राज्य सूची में जो वर्णित विषय हैं उन विषयों में संसद को बहुत ही सीमित अधिकार दिया गया है। संसद बहुत सीमित अधिकार का प्रयोग कर सकती है और मूल अधिकारों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। यानी कि यह जो दायरा है उसे यह सीमित कर देता है संविधान के संशोधन के दायरे को। तो हम अगर मौलिक रूप से बात करें तो भारत के संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, उसे परिवर्तित भी किया जा सकता है, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अब हम बात कर रहे हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था लागू होने के कारण राज्य सूची में वर्णित विषय पर संसद कानून नहीं बना सकती है। मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी भी कानून को संसद नहीं बना सकती है। अब जो संसद पर और एक तरीका है, एक और जो संसद की प्रभुसत्ता को चुनौती देता है वह है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत के संविधान में, जिसके अनुसार संसद द्वारा निर्मित कानून की व्याख्या न्यायपालिका द्वारा की जा सकती है। यानी न्यायपालिका इस बात की जांच कर सकता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून सही है अथवा नहीं सही है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह लगता हो कि संसद द्वारा निर्मित कानून संविधान के किसी भी मूल चीज का उल्लंघन करता है अथवा अतिलंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैधानिक घोषित कर सकता है। यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था यहां भी है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य आपने जो देखा या उसके बारे में जो आप जानते हैं, या गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मामला था, इन दोनों मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा निर्मित कानून को अवैध घोषित कर दिया। कहने का तात्पर्य हुआ कि यहां पर न्यायिक पुनरावलोकन की भी व्यवस्था की गई है। अब भारतीय संसद के काम क्या है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संसद अपनी जो विस्तृत शक्तियां उसको दी गई हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य भारतीय संसद ये करता है कि संसद द्वारा संघीय सूची पर वर्णित विषय और समवर्ती सूची पर वर्णित विषय जो संविधान में जस्टिफाई किए गए हैं उसमें यह बताया गया है कि संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, और अगर संकट काल है तो संकट काल में संसद राज्य सूची में भी वर्णित विषय पर कानून बना सकती है। यानी कि संघ सूची और समवर्ती सूची पर तो संसद कानून बना ही सकती है जब मर्जी हो तब, लेकिन अगर आपातकाल घोषित है तो राज्य सूची में वर्णित विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। और अगर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य या दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा एक ही विषय पर अलग अलग कानून बनाए जाते हैं तो संसद को इस बात का अधिकार होगा कि दोनों राज्यों, दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से वह अगर दोनों या दो से अधिक राज्य निवेदन करें तो उस विषय पर कानून बना सकती है। और अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि संघ सूची में राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया जा रहा है, संसद से अनुरोध किया जा रहा है, तो संसद राज्य सूची में वर्णित विषय पर भी कानून बना सकती है, बशर्ते राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर करके दे दे। भारत की संसद भारत के वित्त पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखती है। जितने भी कर संबंधी प्रावधान हैं, जितने भी कर संबंधी अनुदान हैं, उन सभी की स्वीकृति संसद द्वारा करवानी जरूरी है। यानी कि जो वित्तीय व्यवस्था है, जो अनुदान की व्यवस्था है, जो कर संबंधी प्रावधान है, उन सबको संसद द्वारा स्वीकृत कराना अनिवार्य है, क्योंकि संविधान के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही किसी प्रकार का कर एकत्रित किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद जो है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी जो हमारे देश की मंत्रिपरिषद है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। जब तक लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त रहता है मंत्रिपरिषद को, तब तक वह कार्य कर सकती है। जिस दिन लोकसभा में उसका बहुमत चला गया है उस दिन मंत्रिपरिषद कार्य नहीं कर सकती है। संसद के सदस्य, संसद के जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों में से इन सदस्यों के पास इस बात का अधिकार होता है कि वो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव
इत्यादि कार्यों द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सके। यानी कि संसद के पास कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का भी अधिकार प्राप्त होता है। मंत्रियों से प्रश्न पूछना और पूरक प्रश्न पूछना यह संसद का उत्तरदायित्व है और संसद ये काम करती है। संसद सरकार की आलोचना कर सकती है और सरकार की आलोचना द्वारा वह कार्यपालिका पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखती है। संसद राज्यों की इच्छा के बिना उसकी सीमाओं और नवीन राज्यों के निर्माण और किसी भी राज्य का अस्तित्व समाप्त करना चाहे तो कर सकती है। संसद के पास इस बात का अधिकार होता है। यानी कि भारतीय संसद जो है किसी नए राज्य की सीमा में परिवर्तन करना चाहे, किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त करना चाहे तो उसे इस बात का अधिकार दिया गया है। भारतीय संसद नागरिकता के निर्धारण का भी काम करती है कि कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक है और कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंग होते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और दोनों सदनों के कुल सदस्य जो हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, ये लोग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। संसद महाभियोग प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त इत्यादि को हटाने का भी प्रस्ताव रख सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें संसद सबसे ज़्यादा पावरफुल हमको दिखाई देती है। अनुच्छेद 79 में जो व्यवस्था दी गई है संसद की, वह संसद राष्ट्रपति, निम्न सदन और उच्च सदन से मिलकर बनेगा। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था जो भारत के संविधान में ली गई थी वह 1919 और 1935 के प्रावधानों के अनुसार ली गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि द्विसदनात्मक व्यवस्था भारत में अपनाई जाएगी। और यह उच्च सदन जो है राज्यसभा जिसे हम कहते हैं, वह राज्यसभा राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और लोकसभा में आम जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो जो आम जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति हैं वह लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित जो व्यक्ति हैं वह राज्यों की विधानसभाओं से आते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अगला वीडियो आपको लेकर के आएंगे जो राज्यसभा के बारे में होगा। तब तक के लिए नमस्कार।